नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं बीके सर लर्न एंड शेयर चैनल पर आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आप 1 अक्टूबर को मेरी क्लास हुई जहां पे मैं रियल नंबर का बेसिक सारे कॉन्सेप्ट बताए और एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चंस करवाए। कल मेरी क्लास थी यानी कि 6 अक्टूबर को, और उस क्लास में मैंने बहुत सारी चीज़ें कराई, एनसीईआरटी भी कराया, उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी करे जिसमें हमें असर्शन और रीजंस और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। और इन दोनों क्लास को जिस तरीके से आपने सपोर्ट किया उसके लिए आप सबको दिल से थैंक्स, आपके पेरेंट्स को भी दिल से थैंक्स, और आपके पेरेंट्स को नमस्कार। हमारे बिहारी में प्रणाम कहते हैं, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और नोटिफिकेशन बिल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास प्रॉपर अपडेट्स आते रहें। तो मेरा तो बस एक ही आपसे डिमांड है कि आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और दूसरों से करवाओ। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करो, अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि फिर आप जहां भी अच्छा लग रहा है वहीं पढ़ो। उसके बाद भी बीके सिंह सर की ब्लेसिंग्स और आपके साथ हमेशा रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक जो गुरु है ना, वो एक पेरेंट्स की तरह होता है आपके लिए, तो कभी आपके बारे में बुरा नहीं सोचता, हमेशा सोचता है कि आपका अच्छा हो। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे, हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं मुझसे, तो सारे बच्चे तो खुश नहीं रह सकते हैं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन 98% की तादाद ऐसी है जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। तो उनको भी थैंक्स और आपको भी थैंक्स, अगर नहीं भी अच्छा लगे तो आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 2 क्लासेस में जो मेन कॉन्सेप्ट था उसको मैं एक बार बिना पेपर और पेन लिए हुए आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे तो एक रिकैप सेक्शन है और ये बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। यूजुअली हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हमें वाइट बोर्ड की ज़रूरत होती है, डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत होती है, या पेपर पेन की ज़रूरत होती है। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि ऐसा कुछ बच्चों को समझाया जाए पेपर पेन की ज़रूरत ही नहीं हो। तो आराम से आप बैठ जाइए, आधे घंटे का यह वीडियो होगा और एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी आपकी क्वेरीज भी हैं जो कमेंट बॉक्स में आई हुई है, उन क्वेरीज को भी मैं लेने की कोशिश करूँगा। तो पिछली क्लास में नेचुरल नंबर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑड नंबर भी क्लियर हो गया होगा, इंटीजर्स भी क्लियर हो गया है। इंटीजर्स में नेचुरल नंबर, ऑड नंबर्स, सॉरी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और उसके साथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आते हैं। नहीं, यानी कि सारे के सारे इंटीजर्स, सारे के सारे पूर्णांक, जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर हो, होल नंबर्स हों, लेकिन ये जरूरी है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स पूर्णांक होंगे, यानी कि इंटीजर्स होंगे। उसके बाद बेसिक जो कॉन्सेप्ट था ऑड नंबर्स, इवन नंबर, इस सारे कॉन्सेप्ट के बारे में ऑलरेडी मैं पिछले रिकैप सेक्शन में भी बता चुका हूँ आप सबको। मेजर जो समझने वाली इस चैप्टर में बात है ना, वो बात है एक तो को प्राइम नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में। तो पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, मैं इतनी बार एक चीज़ को रिपीट करता हूँ ना कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाए, ज़िंदगी में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ये मेरी आदत है, मेरी टीचिंग का एक पार्ट है। बहुत बच्चे इरिटेट भी हो जाते हैं कि बीके सर आप एक चीज़ को इतने बार बोलते हो, अब तो रट गया, प्लीज़ सर अब छोड़ दो। तो ये मेरा नेचर है, मेरी टीचिंग का पार्ट है। तो प्राइम नंबर मैंने कहा था कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, है ना। जैसे प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होंगे। फैक्टर बोले तो यानी कि 2 नंबर से ही प्राइम नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकता है। जैसे कि 2 टू एक प्राइम नंबर है, तो एक तो 1 होगा और एक इटसेल्फ होगा। याद रखिएगा, प्राइम नंबर की एक बहुत मेजर प्रॉपर्टी है कि 1 एंड इटसेल्फ। कहाँ पर हम इस प्राइम नंबर को देखेंगे? बहुत बच्चों के दिमाग में आता होगा -3, माइनस, ये सब नेगेटिव। मैं नेचुरल नंबर की बाउंड्री लाइन, नेचुरल नंबर के कलेक्शन से ही हम प्राइम नंबर को निकाल रहे हैं, है ना। ये ठीक है, नेचुरल नंबर के कलेक्शन से प्राइम नंबर को निकाल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होंगे। जैसे 1 प्राइम नंबर नहीं कहा जाए, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है 1, और खुद वही 1 है ना। समझ में आ गया कि नहीं? एक ही तो फैक्टर है 1 का, लेकिन 2 प्राइम नंबर होगा, उसका एक 1 और 2 इटसेल्फ, यानी कि एक 2 फैक्टर है। तो प्राइम नंबर के ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं कि प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो याद रखिएगा 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो 1 2 3, 1 नहीं प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 है, फिर उसके बाद 5 है प्राइम नंबर, क्योंकि 5 का एक फैक्टर 1 है और एक 5 है। उसके बाद 6 नहीं है, 7 है। इस तरीके से इन्फाइनेटली मैनी प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। अब मैंने कहा कि नेचुरल नंबर के कलेक्शन से, नेचुरल नंबर के संग्रह से अगर हम 1 को हटा दें और प्राइम नंबर को हटा दें, तो जो कलेक्शन हमें वहाँ पे मिलता हो, कंपोजिट नंबर का कलेक्शन मिलता है, जिसे हिंदी में हम भाज्य संख्या कहते हैं, है ना। तो भाज्य संख्या कहते हैं, तो और प्राइम को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो भाज्य और अभाज्य में डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। तो प्राइम को अभाज्य कहेंगे और कंपोजिट को भाज्य संख्या कहेंगे। तो जैसे अब नेचुरल नंबर का हमने कलेक्शन ले लिया, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लिया, तो एक तो होगा ही नहीं। मैंने कहा कि 1 को हटा दो, आप फिर 2 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को भी हटा दो, 3 भी प्राइम नंबर है। तो स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है, वो 4 है। ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मल भाज्य संख्या के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में आपको आइडिया लग गया और आपको समझ में आ गया।
अब अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर को दूसरे तरीके से डिवाइड अगर हम डिफाइन करें तो याद रखिएगा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि हर कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। ये आपका 1.2 जो थ्योरम है का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एनसीईआरटी बुक में जरूर रट लीजिएगा। वहाँ पर ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये अद्वितीय है फैक्टराइजेशन, इसका गुणनखंड यूनिक। ठीक है, तो क्या बोला कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ये थ्योरम जरूर जरूर लर्न कर लीजिएगा। 1 मार्कर क्वेश्चन में आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आ सकता है, आपके एनसीईआरटी बुक में क्लियर लिखा हुआ है। यानी कि ये भी बात समझ में आ गया कि यार कि हर कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक 9 कंपोजिट नंबर है। 9 कंपोजिट नंबर इसलिए है कि 9 1 भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है, तो कलेक्शन वाला डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गया। तो 9 कंपोजिट नंबर है, तो 9 का अगर हम फैक्टर लिखें प्राइम फैक्टर तो 3 इंटू 3, यानी कि 2 इसके प्राइम फैक्टर आ गए, 3 और 3 आ गए, है कि नहीं। उसी तरीके से 12 भी एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 2, यानी कि इसके दो प्रोडक्ट क्या बन गए 2 इंटू 2 इंटू 3, आ गया कि नहीं। और उसके बाद अगर 15 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 15 के दो फैक्टर यहाँ पे 3 इंटू 5, दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर जिसके हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यूनिक इसलिए होता है, अद्वितीय इसलिए होता है कि 15 को अगर आपने 3 गुणा 5 लिखा और एक बच्चे ने 5 गुणा 3 लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये यूनिक इसलिए होता है, यानी कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। 3 इंटू 5 लिखो, 5 इंटू 3 लिखो, दोनों सेम चीज़ है, इसलिए सब यूनिक कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कंपोजिट नंबर को अगर दूसरे तरीके से अगर आप डिफाइन करो तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि ठीक है, दे हैव 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, एक ऐसे भी डिफाइन करने का तरीका होता है। तो कंपोजिट नंबर के बारे में पूरी कुंडली मैंने आप सबको बता दी। अब मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें आप नहीं फंसेंगे। और जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है भाग संख्या वो 4 है, जो आपका इवन है। और स्मॉलेस्ट कोई अगर आपसे ऑड कंपोजिट नंबर की बात करें तो याद रखिएगा आपका ऑड के केस में जो होगा वो कौन होगा 9 होगा। तो इस तरीके से याद रखिए, क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चन एमसीक्यू करवाऊंगा तो आपको लगेगा अरे यार कि बीके सर ये तो बताया था सर ने, लेकिन फिर भी हमने गलती कर दिया। तो ये तो हो गया उसके बारे में, ठीक है ना। तो को प्राइम, अब इसके बाद आते हैं को प्राइम, मतलब दोनों एक साथ, यानी 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम जब दोनों के केवल और केवल एक ही फैक्टर हो और वह 1 होना चाहिए, यानी कि दोनों जो नंबर है एक के अलावा 1 के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं हो। जैसे आप याद रखिएगा को प्राइम हम जब भी बात करेंगे तो 2 की बात करेंगे, है ना। अगर मान लो कि ए एंड बी को प्राइम है तो उनका एचसीएफ क्या होगा, 4 ऑप्शन दे रखे 1 2 3 4, तो 1 होगा उसका एचसीएफ, ठीक है। या उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो 1 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बना करके आ सकते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में। मैं तो दूंगा ही, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि सर किस तरीके से पेपर बनाने वाले हैं। तो को प्राइम नंबर्स, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी, मैंने पिछले 2 सेशन में पूरी कोशिश की कि आपको को प्राइम का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। तो यहाँ पे याद रखिएगा बच्चे, को प्राइम का कॉन्सेप्ट ये हो गया, ठीक है ना। जैसे 6 और 8 को प्राइम नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि 6 और 8 में 1 के अलावे 2 भी एक फैक्टर है जो कॉमन है दोनों में, क्योंकि 6 2 से भी डिविजिबल है और 8 भी 2 से डिविजिबल है, तो एक कॉमन फैक्टर 2 हो गया, इसलिए हम 6 और 8 को प्राइम नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन 100 और 101 को हम को प्राइम कहेंगे कि 100 तो चाहे 10 नंबर से डिविजिबल हो, लेकिन दोनों की बात मैं करूं कि 100 और 101 दोनों एक के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसे हम को प्राइम कहेंगे। अब समझ में आ गया को प्राइम का बात, ये भी क्लियर हो गया। तो मेन था कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद हम लोग आते हैं एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट, मैंने आप सबको बताया था। तो यहाँ पर 2 था कि अगर एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ में एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। अब बहुत बच्चे फैक्टर में बड़े कंफ्यूज होते हैं भाई, ठीक है। और एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मल्टीपल और फैक्टर में बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो मान लीजिए मैं एक संख्या बोल रहा हूँ 10 10, है ना। तो मैं पूछूं कि 10 को कौन कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है, जो 10 को एग्जैक्टली डिवाइड करे। मैं नेचुरल नंबर की बाउंड्री लाइन पे कह रहा हूँ, इस बात को मैं बार बार आपसे मेंशन कर रहा हूँ। तो एक तो 1 हो गया, एक 2 भी हो गया, एक 5 हो गया और एक 10 खुद हो गया। तो 1 2 5 एंड 10 जो हो गया ना, इसे हम क्या कहेंगे, 10 के 10 का फैक्टर कहेंगे, ठीक है। एक कलेक्शन जो है नेचुरल नंबर की मैं बात में कर रहा हूँ। तो 1 2 5 एंड 10 इसके फैक्टर कह जाएंगे। मैं पूछूं कि 12 के कितने फैक्टर होंगे, तो 12 के कितने फैक्टर होंगे, इसका भी एमसीक्यू में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 12 का एक तो फैक्टर 1 होगा, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है और 12 से भी है।
यानी कि 12 के देख लो कितने फैक्टर हो गए, एक तो 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया एंड 12 इटसेल्फ, यानी कि उसके 6 फैक्टर्स होंगे। लेकिन वही जब मैं मल्टीपल्स की बात करूं तो मैं पूछूं कि 2 के कितने मल्टीपल होंगे, तो 2 के इनफाइनेटली मेनी मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर जो है वो फाइनाइट है, यानी कि उनको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं मल्टीपल पूछूं तो मल्टीपल को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो इनफाइनेटली होते हैं। मैं पूछूं कि 2 के कितने मल्टीपल्स होंगे, 2 का तो एक मल्टीपल खुद है 2, और उसके बाद 2 का टेबल। अब ऐसा नहीं कि 2 का टेबल केवल 10 तक ही पढ़ोगे, वो तो इनफाइनेटली जा सकता है यार कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, उसके बाद भी तो आगे जाएगा ना, 22, 24, 26, 28, और इनफाइनेटली वो बन सकते हैं, यानी कि मल्टीपल्स इनफाइनाइट होंगे और फैक्टर्स क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, फाइनाइट होंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं। रटी रटाई चीज़ आपको नहीं जाननी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर बहुत वर्क करना है। तो अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो मान लो कि 2 और 4, हमने 2 नंबर का एचसीएफ पूछा, तो 2 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 और 2 हो गया। 4 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1, 2 और 4 हो गया। तो दोनों में जो बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है, 2 ही तो कॉमन है, यानी इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। समझ गए मेरी बात को। अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो, जैसे मैं पूछूं 4 और 8, तो 4 का पहला मल्टीपल तो 4 है, उसके आगे क्या पलोगे, 4, एक 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया। अगर 8 की बात करूं तो 8 हो गया, 16 हो गया। अब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल दोनों में क्या होगा, चेक करो, तो 8 ही तो है, यानी इसलिए उसका एलसीएम क्या होता है, 8 होता है। और यह भी चीज़ बताया था कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है, यानी कि मान लो कि अगर हम 4 और 8 का अगर हमें एचसीएफ निकालना, एचसीएफ दे रखा हो 4 और एलसीएम निकालना, तो एक बात याद रखिएगा बच्चों कि 2 नंबर 4 और 8 हो गए, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा, यानी कि 4 इंटू 8, 4 गुणा 8 जो होगा, दैट इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ 4 एंड 8 और एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होंगे। यानी कि 2 नंबर अगर आपके पास ए और बी दे रखे हैं तो दोनों का प्रोडक्ट यानी कि ए इंटू बी जो होगा, दैट इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए एंड बी। यानी कि अगर आप एचसीएफ निकाल लेते हो तो एलसीएम निकालने का बड़ा कॉमन सा एक फॉर्मूला है कि एलसीएम इक्वल्स टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दैट इज ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाई क्या होगा, एचसीएफ होगा। बहुत काम का फॉर्मूला है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। फिर मैंने एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिक का प्रॉपर्टी का एक यूनिक फीचर ये भी है, जैसे मैंने कहा था कि 6 की पावर n, 4 की पावर n, पिछले क्लास में डिस्कस किया था 12 की पावर n जो है वो 0 के साथ या 5 के साथ एंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। बहुत पेपर में बार बार ये पूछे जाते हैं, मान लो 6 की पावर n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0, तो मैंने कहा था कि वैसे नंबर्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं जो 0 के साथ एंड होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 10, 10, तो 10 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5। अगर 20 लिखते हो तो 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर 30 लिखते हो तो क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। यही तो लिखते हो। यानी कि जितनी भी संख्या है जो 0 के साथ एंड करेंगी, जिनका वंस प्लेस पे 0 हो, ठीक है, जैसे है ना 0 के साथ जो एंड करेंगी, उनके प्राइम फैक्टर में याद रखिएगा 2 और 5 होना सुनिश्चित है, बिल्कुल होगा। ठीक है, लेकिन 4 की अगर हम बात करें 4 टू द पावर n, जहां पर n नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें 4 में केवल एक ही प्राइम है और 2 है, 5 नहीं है, इसलिए 0 के साथ एंड नहीं करेगा। अब मैंने कहा कि 15 का पावर n क्या 0 के साथ एंड करेगा, तो 15 में देखो ना, 15 में 3 और 5 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो यानी 2 और 5 का होना, दोनों का होना जरूरी है, किसके लिए, 0 के एंड करने के लिए। लेकिन पिछली क्लास में मैंने जो 6 अक्टूबर की जो मेरी क्लास थी वहां पे कहा था कि 12 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और 5, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक प्रश्न है। ठीक है, तो 12 में क्या है, 2 तो है, 2 2 जा 4 एंड 2 इंटू 2 इंटू 3 है, 2 तो है, लेकिन 5 नहीं है, तो ये तो क्लियर हो गया कि 0 के साथ एंड नहीं करेगा। अब वैसी संख्याएं जो 5 के साथ एंड करेंगी, उसके प्राइम फैक्टर में 5 का होना बिल्कुल फिक्स है, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल फिक्स है। जैसे मान लो 15 है, 5 के साथ एंड, तो 3 इंटू 5, 25 है तो 5 का स्क्वायर, 35 है तो 7 इंटू 5, सबके साथ 5 होगा। तो 12 के प्राइम फैक्टर में क्या 5 है, नहीं है ना, इसलिए 12 रेज टू द पावर n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0 एज वेल एज 5 बोथ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप लोगों का। उसके बाद हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स के ऊपर।
जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे √2, √3, √5 ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि बच्चे मैंने कहा था कि इरेशनल नंबर जो होंगे ना वो या तो टर्मिनेट करेंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। जैसे ए बाई बी के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ए और बी इंटीजर्स होते हैं और बी नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ऐसी सारी संख्याएं परिमेय संख्या कही जाती हैं, यानी कि इंटीजर्स तक जितनी भी संख्या हैं सब के सब को रेशनल, सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर कहे जा सकते हैं, परिमेय संख्या कहे जा सकते हैं। कोई पूछे -1 तो हाँ भाई -1/1 लिख सकते हैं उससे हम। 0 तो यस 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए 0 भी एक रेशनल नंबर है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। और रेशनल नंबर की दो चीज़ें ध्यान रखना है, रेशनल नंबर या तो टर्मिनेट करेंगे और अगर टर्मिनेट नहीं किया तो फिर वो रिपीट करेगा। जैसे 1/3 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, 1/7 नॉन टर्मिनेटिंग सो रिपीटिंग, जहां भी नॉन टर्मिनेट हो रिपीटिंग, 1/5 टर्मिनेटिंग, 1/2 टर्मिनेटिंग, 1/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 यस टर्मिनेटिंग। यानी कि वैसे रेशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर में क्या हो 2 हो या तो टर्मिनेट करेगा, 5 हो तो टर्मिनेट करेगा, या 2 और 5 दोनों हो तो टर्मिनेट करेगा। 3 के बाद दुनिया का कोई कंडीशन टर्मिनेटिंग के लिए होल्ड नहीं करता। अगर ये 3 नहीं हो, तीनों में से नहीं हो कुछ भी, तो याद रखिएगा वो रेशनल नंबर्स आपके नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, और जब नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो रिपीटिंग होंगे। ये बात भी बिल्कुल क्लियर होगी आप लोगों को। इस सिलेबस से भी हटा हुआ है, इसलिए मैंने क्लास में इसके ऊपर डिटेल्स नहीं बताया, ठीक है। अब हमें प्रूव जो करना था कि √2 को, √3 को, √5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, हाइपोथेटिकल मेथड है। तो √2 को आप क्या मान लेते हो, रेशनल मान लेते हो a/b। अब यहाँ पर a और b के बारे में एक कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में मैंने यूज़ किया था को प्राइम का, कि जहाँ पर a और b क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम जैसे आपके दिमाग में आ जाए, जैसे कोई बोले को प्राइम, तो याद रखिएगा दोनों का केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा, दैट विल बी 1 होगा। तो मैंने कहा कि √2 को हम a/b मान लेंगे, है ना, जहाँ पर a और b को प्राइम है, ठीक है। हाइपोथेटिकल मेथड है, तर्क से हमें इसे सिद्ध करके दिखाना है। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, 2 = a² / b² हो गया, तो 2b² = a² हो गया, b² = a² / 2 हो गया। दिस इंप्लाइज क्या बोला था, 2 डिवाइड्स a², है ना, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a, दिस मीन्स क्या 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए, याद आ रहा होगा ना, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए आ गया। उस तरीके से a को हमने 2c माना, तो फिर वहाँ पे 2 इज अ फैक्टर ऑफ b भी आ गया। तो क्या बोला था मैंने, हमने शुरू में इसको को प्राइम मान करके किया था, यानी को प्राइम मतलब ये हो गया कि 1 को छोड़कर कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a एंड b हैव एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर, दैट इज 2, विच कंट्राडिक्ट्स, यानी कि जो कंट्राडिक्ट क्या करता, हमारे एजम्पशन को करता है। दैट मीन्स कि जो हमने उसको माना था वो इनकरेक्ट है, यानी कि गिवन नंबर जो है वो रेशनल नहीं है, वो इसलिए इरेशनल होगा। सेम इसी तरीके से √3 को करेंगे, √5 को करेंगे, √7 को करेंगे। अब जहाँ जहाँ पर वहाँ पे हमने a = 2c माना था, √3 में a = 3c मान लेंगे, √5 में a = 5c मान लेंगे, और 7 में क्या करेंगे, √7 में a = 7c मान लेंगे। सेम एक कर लोगे तो चारों चीज़ों सीख जाओगे। उसके बाद फिर मैंने कहा था कि कुछ ऐसे को, जैसे 2 + √3, 2√3, 1/√2, 5 + 7√3, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आएंगे उससे इरेशनल प्रूव करना हमारे लिए बहुत आसान है। मैंने ये भी कहा था कि पिछले 2-3 साल का सीबीएसई बोर्ड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो मान लो अगर आगे पेपर में कि 2 + √3, तो यहाँ पर पेपर में दे रखा होगा कि जहाँ पर √3 क्या है, इरेशनल है, तो 2 + √3 को हम क्या कर लेंगे, रेशनल मान लेंगे, दैट इज a/b मान लेंगे। समझ गए ना, तो a/b। तो क्या बताया था आपको कि रूट वाले टर्म्स को धक्का मुक्की करके अकेला कर देना है, बाकी के सारे टर्म्स को एक साथ कर देना है। मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा। अब राइट में आपके पास सारे इंटीजर्स आ गए, है ना, तो याद रखिए कभी भी इंटीजर्स का डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, हमेशा दैट विल बी ऑलवेज क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा। प्रिकॉशन में केवल ये आपको समझना है कि डिनोमिनेटर में कभी हमें जीरो नहीं करना, क्योंकि इंटीजर भी जीरो भी एक इंटीजर है, बस याद रखिएगा, बस है, तो आपका रेशनल हो जाएगा। फिर बाद वाला राइट वाला आपका रेशनल हो जाता है, तो √2 क्या हो गया, रेशनल हो गया, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। सो आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस द गिवन नंबर इज नॉट रेशनल, सो इट इज इरेशनल। उसके बाद मैंने करवाया था √2 + √3, √3 + √5, √p + √q, जहां पर q और p और q क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रश्न है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। √2 + √3 के केस में दैट इज वेरी सिंपल, एक को आप राइट में हटा दोगे, √2 =
इसको रेशनल मान लोगे तो a/b-√3, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके फिर वही काम करना। एक रेशनल आपको इरेशनल दिखेगा जिसको एक साइड में रखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे तो राइट वाला आपके पास सारा रेशनल बन जाएगा, क्योंकि सब इंटीजर्स हैं तो फिर वो रेशनल हो गया, बट इन कॉन्ट्राडिक्ट्स द लॉजिक। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। तो ये पिछले क्लास तक का मैंने सारा एक तरह से आप लोगों को पूरा रिवाइज करवा दिया 20 मिनट में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, उनको भी फ़ायदा मिले। और मुझे लगता है कि शेयरिंग लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। तो एक दूसरे के साथ वीडियोस को, बीके सर के वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जिस तरीके से आप प्यार दे रहे हैं। तो आप सबको दिल से थैंक यू सो मच। स्टेट बोर्ड में 8 बोर्ड के लिए भी वीडियोस लेकर के बहुत जल्दी आने वाला हूं। बस एक हफ्ते से 8 से 10 दिन का टाइम लगेगा, उसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। बाकी सीबीएसई तो धूम मचा करके चल ही रहा है। इतने सारे आप सब्सक्राइबर मेरे लाइव में जुड़ रहे हैं, इसके लिए आप सबको दिल से थैंक्स। गॉड ब्लेस यू। और बड़े अच्छे अच्छे आप कमेंट भी मुझे भेज रहे हैं, बड़े अच्छे से आपके कमेंट्स भी आते हैं। और इतने सारी बच्चे अभी जुड़ गए हैं 2 दिनों के अंदर में कि आप सबको मैं दिल से हर दिन, आज भी सुबह से अगर मैं देखूं तो कम से कम 400 बच्चे मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। तो बच्चे मेरे, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पेरेंट्स का खूब आदर कीजिए, खूब सत्कार कीजिए, ठीक है। तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे तरक्की करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय, टेक केयर।